हेलो जी हेलो। आपका हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? हमने पहले केमिकल थ्योरी देखी, उसमें केमिकल्स का इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से केमिकल्स का इवोल्यूशन हुआ, हमने उसमें ये देखा। फिर उसके बाद हमने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखा, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से लाइफ की ओरिजिन हुई। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिरकार क्यों इन एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ी, साइंटिस्टों को ये एविडेंस क्यों चाहने लगे। तो जब साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से रह रहे ऑर्गेनिज्म से या सेल से ही डेवलप होके वो हुए हैं, या उनका विकास होके वो ऐसे हुए हैं, उनका इवोल्यूशन होके वो ऐसे हुए हैं। पर ऐसा बोलने पे कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं थे, कुछ साइंटिस्ट यह मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ साफ इसे मना कर दिया कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके लिए साइंटिस्टों को एविडेंस यानी कि प्रमाण देने की ज़रूरत पड़ गई। सबसे पहली बात कि क्यों पड़ी तो वो जान लीजिए। तो इसकी वजह से उनको ज़रूरत पड़ गई, और हम तो कहते हैं भैया बहुत ही अच्छा किया कि दे दिया, वरना हम भी कौन सा खुरचाली से कम है, हम भी तो उसी में के हैं। बहुत सी अनोखी चीज़ें हम अब भी निकाल देते हैं जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको कैसे पता, आप वहाँ पर थे। ऐसी जगहों पर आकर आपके साइंटिस्ट भी फेल हो जाते हैं। उन साइंटिस्टों का ये कहना था कि व्हाट आर द साइंटिफिक एविडेंसेस दैट ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। आखिर वो कौन कौन से ऐसे प्रूफ हैं जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इनका विकास पहले से रह रहे जीव से ही हुआ होगा। तो अब हम उसी की बात करेंगे। उसी में सबसे पहला टॉपिक आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एविडेंसेस या मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिक एविडेंसेस। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमी एविडेंसेस, आपको पता है मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी बनावट की बात हो रही है, इसकी एक्सटर्नल की बात हो रही है कि उसके एक्सटर्नल क्या एविडेंसेस हैं, और एनाटॉमी यानी कि आंतरिक इंटरनल की बात चल रही है, जो अंदर की बात होती है उसकी बात चल रही है। उससे क्या एविडेंस प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात चल रही है, अब हम वही देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहली टॉपिक नाम है होमोलोगस ऑर्गन, उसे देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा गया। इसमें सिंपल सी चीज़ कही गई कि डिफरेंट स्पीसीज के वे ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो तो सिमिलर होता है, लेकिन जो उनके वर्क होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और ऐसे ही ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, और ऐसी सिमिलरिटीज़ को होमोलॉजी कहते हैं। यानी कि उनके जो स्ट्रक्चर हैं, वो उनकी जो बनावट है वो तो सिमिलर होती है, लेकिन जो उनके कार्य हैं, जो उनके वर्क हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए क्या दिए गए हैं। जैसे पक्षी का पंख, घोड़े की अगली टांग, इंसान के हाथ। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इन सभी के जो स्केलेटन सिस्टम है यानी कि कंकाल तंत्र हैं, वो तो सेम होते हैं, लेकिन इनके वर्क डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इंसान अपने हाथों को किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज करता है, खाने के लिए यूज़ करता है, इस तरीके से यूज़ करता है। घोड़े अपने टांगों को चलने दौड़ने फिरने के लिए यूज़ करते हैं, पक्षी अपने पंख को उड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इनके स्ट्रक्चर तो सेम है, इनके स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र तो सेम है, लेकिन इनके वर्क डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप इनको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज़ के वे ऑर्गन जो लुक में डिफरेंट हैं एंड परफॉर्म में भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और जिनके अंदर इस तरीके की सिमिलरिटीज़ पाई जाती है उन्हें होमोलॉजी कहते हैं। होमोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट की हिंदी क्या होती है? डाइवर्जेंट मतलब होता है भिन्न भिन्न विकास, यानी कि अलग अलग विकास। तो ये है ना, अलग अलग विकास के ऊपर ही आधारित है होमोलॉजी।
अब इससे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो फ्यू एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन आर एज फॉलो। जो हिंदी में लिखना चाहते वो ये लिख लीजिए कि होमोलोगस ऑर्गन के कुछ एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमने लिया क्या है, हमने सब लिया है, जो जो एग्जाम्पल होते हैं वो सब। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, पक्षी का पंख, घोड़े की अगली टांग। अब घोड़ा की जगह कुत्ता, बिल्ली, चीता जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो घोड़े की अगली टांग, इंसान के हाथ, और वैसे ही वेल के फ्लिपर जो उनके पंख होते हैं वो, ये क्या है, इन सब के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो इनके वर्क होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे पक्षियों का पंख वो उड़ने में हेल्प करता है, घोड़े की जो अगली टांग है वो चलने फिरने में हेल्प करती है, मैन के यानी इंसान के हाथ जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए, और वैसे ही सेम वेल का जो पंख है, जो फ्लिपर है, वो तैरने में यूज़ होता है। तो अब हम इसमें टॉपिक डाल लेते हैं कि फोर लिम्ब इन वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट मतलब जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती हो, ठीक है, जिसमें मतलब कह सकते हैं हड्डी वाला जानवर या हड्डीदार जानवर जिसमें एक रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो, ऐसे को कहते हैं वर्टिब्रेट एनिमल। तो इनमें सब आ जाएंगे, आपके मैमल्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ गए, और फिशेस भी आ गई, ये सब आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ गए। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखना है। तो फोर लिम्ब का मतलब जान लीजिए। फोर लिम्ब मतलब होता है आगे वाला पार्ट, अग्र अंग, ठीक है, आगे वाला पार्ट या आगे वाला ऑर्गन। जैसे इंसानों में हाथ हो गया, बर्ड्स में उनके पंख हो गए, ठीक है, यही सब। वेल में उनके जो फ्लिपर हैं वो हो गए, और वैसे ही घोड़े की अगली टांग हो गई। चलिए तो हम ऐसे लिखेंगे कि फोर लिम्ब इन मैन, ठीक है, मतलब मैन का अगला अंग या वही अगला पार्ट। तो फोर लिम्ब इन मैन, चीता। अब इस चीता की जगह आप हॉर्स कर लीजिए, डॉग कर लीजिए, बिल्ली कर लीजिए, जो आपका मन है वो कर लीजिए। तो चीता, वेल एंड बैट, बैट मतलब चमगादड़, इन सभी के जो स्केलेटन सिस्टम होते हैं, जो उनके कंकाल तंत्र होते हैं, जो उनके हाथों के, जो उनके आर्म्स के कंकाल तंत्र होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन इन कंकाल तंत्र का जो वर्क होता है उनका डिफरेंट होता है। इन सभी के स्केलेटन सिस्टम सेम होते हैं, लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है। इन सभी का स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, लेकिन इन सभी के स्ट्रक्चर में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पलस ये सब पाए जाते हैं, जो इंसानों में भी पाए जाते हैं, बैट्स के भी पाए जाते हैं, वेल के भी फ्लिपर में पाए जाते हैं। इन सभी के स्केलेटन सिस्टम में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन सभी का जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे इंसान के हाथ ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए, चीता दौड़ने के लिए करता है, वेल जो है वो स्विमिंग में, और बैट जो है वो फ्लाइंग में यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे के पार्ट आपको इतने समझाने नहीं पड़ेंगे। सेकंड है एनालोगस ऑर्गन, जो कि काफ़ी सिंपल है। डिफरेंट स्पीसीज के वे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, बट उनके जो वर्क हैं वो सिमिलर होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, और ऐसी सिमिलरिटीज़ को ही एनालॉजी कहते हैं। और जो ये एनालॉजी है ये बेस्ड होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर। तो बस यहीं पे हमारी कहानी खत्म। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन आर एज फॉलो। हिंदी में चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एनालोगस ऑर्गन के कुछ एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। अब उसमें देखिए, सबसे पहला आप हेडिंग मतलब टॉपिक या एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि इंसेक्ट एंड बर्ड विंग्स, ठीक, यानी कि कीट मकोड़ों के विंग्स और बर्ड के विंग्स। इसमें क्या है, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनका वर्क होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों ही अपने पंखों से उड़ने का काम करते हैं। आपको पता भी होगा इंसेक्ट्स के पंख अलग होते हैं और बर्ड्स के पंख अलग होते हैं, लेकिन इनका जो काम है, जो इनका वर्क है वो सेम होता है। सेम वैसे ही फिशेस के अंदर, यानी कि मछलियों के अंदर जो फिन पाया जाता है, जो उनकी पंख कह लीजिए, वो जो फिन होती है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और डॉल्फिन या वेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लिपर का स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन इन दोनों का जो वर्क है वो सेम है, क्योंकि दोनों ही अपने इस फिन एंड फ्लिपर से तैरने का काम करती है, स्विमिंग के लिए यूज करती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ना कि वर्क सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब
एक सिंपल एक वर्ड में आप दोनों टॉपिक को कवर कर सकते हैं, होमोलोगस या होमोलॉजी, वर्क डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम, एनालोगस वर्क सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट। इन 4-5 वर्ड में आप पूरे होमोलोगस और एनालोगस को याद रख सकते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी यहीं पे होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं वो क्या है। तो इसका नाम है वेस्टिगल ऑर्गन। बहुत कुछ खास समझाने लायक है नहीं, मैं तेज़ी से बता रहा हूँ लेकिन रिवाइज नहीं करूँगा। आप रिवाइज करने के लिए वीडियो बैक करके देख लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। अब वेस्टिगल ऑर्गन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे लिए वेस्ट है, वेस्टेज के रूप में है, हमारे लिए ख़राब है। अभी इसका आज की कंडीशन में भले न कोई यूज है लेकिन पहले कभी न कभी हमारे एंसेस्टर में इसका यूज रहा होगा। जैसे हम अभी एनालोगस पढ़ के आए हैं, उसमें भले हमें वो चीज़ें आज ये नहीं है, मतलब ये पता चल रही है कि इन दोनों का जो पूर्वज रहे होंगे, जो एंसेस्टर रहे होंगे, वो जरूर कोई एक ही रहे होंगे और उन्हीं से ये डेवलप होके ये होमोलोगस एनालोगस डेवलप हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो इससे ये क्या पता चला, ये एक तरह से एविडेंस के रूप में उनके सामने रखा गया कि हाँ देखिए, इनमें भी वही सिमिलरिटीज़ है, इसमें भी वही सिमिलरिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो इनके एंसेस्टर रहे होंगे, जो इनके पूर्वज रहे होंगे, वो एक ही रहे होंगे। वैसे ही है ये वेस्टिगल ऑर्गन। अब देखिए, इसमें सबसे पहले अपेंडिक्स हो गया, टेल बोन हो गया, पूछ, विजडम टीथ, ठीक है, अक्ल दाढ़ आपने नाम सुना होगा, बॉडी पर बाल, पिन्ना मसल्स, निकटेटिंग मेम्ब्रेन जो हमारे आंखों के एकदम नाक के साइड में कोने में होती है रेड कलर की। तो ये सब क्या है, ये सब वेस्टिगल ऑर्गन है जिनका आज हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है लेकिन कभी ना कभी हमारी बॉडी में या हमारे एंसेस्टर में ये काम में रहा होगा, ये पता चलता है। अब तेजी से देख लीजिए, अपेंडिक्स क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है जो सीकम से अटैच रहता है। अगर आपने अब तक डाइजेशन कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सीकम से जुड़ा रहता है अपेंडिक्स। चलिए मैं आपको चित्र से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीकम से जुड़ा रहता है, अटैच रहता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स काम क्या करता है, ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था, ठीक है, ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था। एनिमल्स में ये एक्टिव होता है लेकिन ह्यूमंस में ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि एनिमल्स में ये कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, लेकिन ह्यूमन में ये इनएक्टिव अपेंडिक्स पाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर या हमारे पूर्वज इनसे डेवलप हुए होंगे। इसका मेन काम क्या है, सेलुलोज का डाइजेशन करना। तो इससे में पता चला ना कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज इन्हीं से, एनिमल्स से डेवलप हुए होंगे। चलिए सेकंड देखिए, टेल बोन। ह्यूमन में टेल ना होने के बाद भी जो हमारे बैक साइड में आपने देखा होगा एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है बैक साइड में, दोनों हिप के बीच में कॉक्सिक, ठीक है, कॉक्सिक बोन पाई जाती है और यह यही प्रूफ करती है कि ह्यूमंस के जो एंसेस्टर रहे होंगे वो पूंछ वाले रहे होंगे। और आज भी आपने अगर कभी न्यूज़ में देखा होगा तो पता चलता है कि हाँ बच्चा पैदा हुआ और उसको पूंछ थी जिसे काट कर या ऑपरेशन करके निकाला गया, सर्जरी के द्वारा निकाला गया। तो उससे भी कई बार ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो पूंछ वाले रहे होंगे। अगला है आपका विजडम टीथ। इसका भी नाम आपने सुना होगा, इसीलिए मैं बहुत खास एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सबके बारे में जानते होंगे। विजडम टीथ यानी कि अक्ल दाढ़, जो आपने सुना है ना कि हाँ एक एज के बाद आता है, 16-17 साल के बाद आता है, वो एकदम कोने में होता है, हमारे दांत के बिल्कुल कोने में होता है। वो एक दांत का कोई खास यूज़ नहीं होता है क्योंकि उसके न आने से पहले भी तो हम वो सारी प्रोसेस कर ही रहे थे, ठीक है, कर तो रहे थे, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि विजडम टीथ है, यानी कि जब आपको बुद्धि आ जाती है तो वो दांत आता है, ऐसा कहा जाता है मजाक के तौर पे। बाकी रियल में उसका आपकी बॉडी में ऐसा कोई काम नहीं होता है, वो एक तरीके से इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों में वो दांत निकलते भी नहीं हैं, ठीक है, ऐसा भी पाया जाता है। अगला देख लीजिए, ये हो गया बॉडी पर बाल, ये भी आपने देखा होगा, ये भी एक तरह से वेस्टिगल है और साथ ही साथ इनका भी हमारी बॉडी पर कोई काम नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है हमारी बॉडी पर हेयर का कोई काम नहीं है क्योंकि आज हम कपड़े उपड़े पहन वहन रहे हैं, कुछ खास एकदम ठीक ठाक चल रहा है अपना, तो कुछ वैसा बॉडी पे हेयर का तो कोई काम नहीं होता है। अतः हमारी बॉडी से ये वेस्टिगल ऑर्गन, मतलब हमारी बॉडी में वेस्टिगल ऑर्गन के फॉर्म में ये पाई जाती है।
लेकिन कभी न कभी हमारे एंसेस्टर में तो रहा ही होगा, क्योंकि वो लोग तो कपड़ा पहनते नहीं थे, साथ ही साथ वो गर्मी, धूप, धूल, मिट्टी, ठंडी, इन सबों से भी बचाने में हेल्प करती थी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बीच में हमारी मम्मा कूद पड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी वॉइस आई होगी, माफ़ कीजिएगा। अगला टॉपिक है पिन्ना मसल्स। इसको भी आपने देखा होगा, बंदरों में खासकर देखा होगा। बंदरों के अंदर एक अजीब प्रकार की शक्ति कह लीजिए, वो अपने कान को मूवमेंट कर सकते हैं, वो भी बाकायदे एकदम बैठ के आराम से इधर उधर कर लेते हैं। वो उसकी वजह पिन्ना मसल्स उनमें एक्टिव फॉर्म में है, हम में नहीं है। इसी वजह से हम में भी कुछ लोगों में जो कान को मूवमेंट कर लेते हैं, अगर कोई खास तरीके से कर ले तो बात की बात है, पर वो जो नॉर्मली कान की मूवमेंट कर लेते हैं उसकी वजह है पिन्ना मसल्स, जो बंदरों में एक्टिव है, मतलब जानवरों में एक्टिव है, हम लोगों में इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन हम लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कान का मूवमेंट कर लेते हैं, इसका मतलब उनमें पिन्ना मसल्स प्रेजेंट होगी। आगे चलते हैं। अब बचा है एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसका भी आपने नाम सुना होगा। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का क्या है? सेम चीज़, जो जल में रहते थे उनके अंदर एक मेम्ब्रेन आ जाती थी, एक प्लास्टिक की समझ लीजिए एक लेयर आ जाती थी, जो इतनी पारदर्शी होती थी कि वो पानी के अंदर देख सकते थे। ठीक है, जैसे हमारी आँख के नाक के साइड में एकदम कोने में होती है, वो आज भी हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन वो वेस्टिगल ऑर्गन के तौर पे है, क्योंकि अब हम तो पानी में रह के देखते नहीं कि नहीं देखें, और ना ही वो लेयर आके हमारी आँखों को घेरती है कि हम ऐसे देख पाएँ, लेकिन पहले थी और पहले इसका काम भी था। अब चलते हैं हम अपने आज की नेक्स्ट टॉपिक पर। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि हम पानी में रहने वाले जीव से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, या उनसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, पता तो चलता ही है। अब यहीं पे आपका वेस्टिगल ऑर्गन खत्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन के बारे में। ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन यानी कि क्रमिक संशोधन। ठीक है, एक क्रमिक विकास होता है ना एक क्रम में। तो जैसे फिलहाल में पहले हर्ट 2 चैम्बर्ड थे, फिशेज में, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हुए, फिर जो रेप्टाइल्स हैं, जो मैमल्स, बर्ड हैं, इन सबों में 4 चैम्बर्ड हो गए। तो ये क्या हुआ? ये इनका क्रमिक विकास हुआ है कि नहीं? 2, 3, 4, वही है इस ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन में जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। कुछ खास बताने वाला नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो पोस्ट करने में दिक्कत होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक। इसका नाम है एटाविज्म। अब एटाविज्म भी देख लीजिए। तो किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसे ट्रेट का अचानक से आ जाना जो उस ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली तो नहीं पाया जाता है, उस स्पेसीज में नॉर्मली तो नहीं पाया जाता है, लेकिन अचानक से आ जाए जो उसके पहले किसी एंसेस्टर में पाया जाता रहा होगा। ठीक है, पाया जाता रहा होगा, उससे ही एटाविज्म कहते हैं। आप इसे डेफिनेशन से ज़्यादा एग्जाम्पल से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर पूंछ नहीं होती है, पर कभी कभी कुछ बच्चों में जन्म के समय निकल आती है, तो उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो पूंछ वाले रहे होंगे। आगे देखिए, कभी कभी जो बच्चों के कैनाइन टीथ होते हैं, जो साइड में ये कोने वाले, ये यहाँ पे देखिए ऐसे नोकीले से होते हैं, ये कभी कभी बड़े होते हैं और ज़्यादा नुकीले होते हैं, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनके इंसेस्टर मांसाहारी रहे होंगे। जैसे इनके दांत शेर जैसे या चीते जैसे रहे होंगे, उभरे हुए बाहर निकले। इससे ये पता चलता है कि इनके जो एंसेस्टर हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वो मांसाहारी रहे होंगे और यही सब खा के अपना जीवन बिताते रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। नाम है उसका कनेक्टिंग लिंक, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करने वाला कोई एक जानवर जो दो ग्रुप को जोड़ता हो। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका कैरेक्टर दो डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे वो इनके जैसे भी लगते हो और इनके जैसे भी लगते हो, उनके अंदर इनके जैसा भी गुण हो और इनके जैसा भी गुण हो, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के जैसा अपने अंदर कैरेक्टर रखते हैं, उससे ही हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट ग्रुप को कनेक्ट करने का काम करता है कनेक्टिव लिंक में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स आर एज फॉलो, यानी कि कनेक्टिंग लिंक के कुछ एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। आपकी हिंदी में ये लिख लीजिएगा। अब उसमें आप टॉपिक डालिए यूगिलीना। यूगिलीना क्या करता है? यूगिलीना के अंदर प्लांट और एनिमल्स बोथ के कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस की
हेल्प करके अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यूग्लिना एक जीव है यानी कि जानवर है, लेकिन उसके अंदर प्लांट के भी गुण हैं और जानवर के भी गुण हैं। ये इनके बीच का कनेक्टिव लिंक का काम करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कहीं ना कहीं ये इसी प्रोसेस के दौरान खाना बनाता है और इसी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपने लिए जो भी कुछ चाहिए होता है वो अपना बना लेता है। सेकेंड है बलेनोग्लासेस। ये होता है कनेक्टिंग लिंक नॉर कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। वायरस आपको पता ही है, बड़ा फेमस है। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। आपको पता ही है कि जब तक ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे ही वो लिविंग पे आता है वो एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से इसे इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। वैसे ही जो सेफेंडन होता है ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ऐसे करके आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। हमने अपने साइड से आपको हर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और साथ ही साथ आपको बेहतरीन नोट देने की कोशिश की है, जो आपके लिए बीएससी के नज़रिए से जितना इम्पोर्टेंट है, जितनी क्वांटिटी में, वो आपको सब मिलेगा।